जय गणपति की। सबको जय गणपति की। होमवर्क। जय गणपति की मैम। अच्छा, और कोई नए आए हैं आज? प्रवीण तिवारी, ये पुराने हैं, अभी आज आए हैं। पुराना हूँ मैं आज मेरी तीसरी क्लास। और कोई है तो बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर क्लास शुरू करते हैं। चलिए, आप लोग ने कुछ रिवीजन किया, पढ़ाई की? मेरे पास एक चंद्रशेखर जी का और प्रियंका जी का, बस 2 के होमवर्क आए हैं, और तो आए, और अनीता जी का। हाँ, और लोगों ने कुछ नहीं किया? बताइए। अब नंबर कटेंगे आप लोगों के, ठीक है? हाँ, अनीता जी और चंद्रशेखर जी, मैं आप लोग को, और प्रियंका जी, मैंने ये बोला था एक एक राशि का लीजिए और उसका पूरा एक्सप्लेन करिए। आप लोगों ने अलग अलग करके भेज दिया है, ठीक है? ऐसे करना है, जैसे मेष राशि ली, उसका अपन को एक्सप्लेन करना है, उसकी तत्व और ये सब अपने को सब लिखने हैं, कौन सी राशि चर है, द्विज स्वभाव है, ये सब एक एक राशि का, ना कि अपन को अलग अलग लिखना है। ठीक है, समझ आ गया? वरुण शिवारे जी, आपने वीडियो सुनी, आपको समझ आया? जी मैम, थोड़ा बहुत मैं आज इसका करूंगा। अच्छा, ठीक है। और मनोज शुक्ला जी, आप पुराने हैं ना, आज नए तो नहीं है ना आज? नहीं मैम, पुराना हूँ, बस मेरे पिछले कुछ क्लासेस हाँ, मैंने मिस हो गई थी। देखा नहीं। और एक धर्मेंद्र जी आए थे अहमदाबाद, वो नहीं है आज? अभी तो दिख रहे थे, अब नहीं है। चलिए, आज बताइए, आज पुराना कुछ याद किया, रिवीजन करवाऊं या आगे पढ़ाऊं? बताइए कैसे क्या करेंगे अपन लोग। आगे चले मैडम। चंद्रशेखर जी, आपको बहुत जल्दी रहती है। गुरु जी ने कल पूरा रिवीजन करा दिया था। हाँ हाँ, गुरु जी, पता है मेरे को, गुरु जी ने बता दिया कि मैंने आज करवा दिया, चर राशि वगैरह का बता दिया, सब पता है। देखा जी, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी और आप उनको सबको सुन लीजिए, और उसके बाद कोई डाउट होगा तो बताइएगा, हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ठीक है? ओके मैम। हाँ, चलिए, आज अब मैं आपको बताती हूँ ग्रहों की दृष्टियां। तो प्रत्येक ग्रह अपने से 7वीं दृष्टि होती है, 180 डिग्री पे प्रत्येक ग्रह दृष्टि डालता है। ये तो ग्रह कितने हैं रेखा जी, बताओगे आप? ग्रह कितने हैं? 9। हाँ, कौन कौन से? बुध, शुक्र, शनि, हाँ, यूरेनस, वरुण, प्लूटो। वरुण प्लूटो अपन नहीं लेते ना। सूर्य को भी माना जाता है। हाँ, सूर्य, हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रह पूछ रही हूँ तो सूर्य, चंद्रमा। हाँ आप जी, जैसे सूर्य। जैसे डेज के वीक होते ना, वैसे बताएंगे तो इजी पड़ेगा। ओके। हाँ, चलिए, फर्स्ट क्लास है। चंद्रशेखर जी बताइए, क्या बताना है मैडम? ग्रहों के नाम बता दो, 9 के नाम। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। हाँ, ठीक है। यम, वरुण, नहीं, अरुण। तरुण वरुण अभी नहीं, अभी ये इनको ही अच्छे से कर लीजिए। फिर आगे चलेंगे। तो क्या होता है, अब आप लोग ने राशियां पढ़ ली, तो भाव पढ़ लिए, 12 भाव, राशियां 12, 9 ग्रह। तो प्रत्येक ग्रह अपने से 9वीं राशि पे दृष्टि डालता है। जैसे अपन ने देखा था ना ऊंच नीच का, प्रत्येक ग्रह जिसमें ऊंच का होता है उससे 180 डिग्री यानी 7वीं राशि पे नीच का होता है। यानी चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है। तो बताइए प्रियंका जी, नीच का किस में होता है? मैं इसीलिए रिवीजन भी करवाती जाती हूँ कि जो लोग थोड़े से पीछे आए हैं। बताइए प्रियंका जी, चंद्रमा की। वृश्चिक में 3 डिग्री। हाँ, वृश्चिक में 3 डिग्री। हाँ, वृश्चिक में 3 डिग्री। तो जितने डिग्री पर जिस राशि में उच्च का होता है, उतने ही डिग्री पे उससे 7वीं राशि में नीच का होता है।
और प्रत्येक ग्रह अपने से 7वीं राशि पे दृष्टि डालता है, 7वें भाव पे दृष्टि डालता है। ठीक है, ये सारे ग्रहों की दृष्टि होती है, सब डालते हैं, लेकिन अपने को कुछ ग्रहों की विशेष दृष्टियां होती हैं, उसमें अपन पढ़ेंगे मंगल, गुरुदेव और शनिदेव। ठीक है, अब आप ये देखिए, मंगल की 7वीं दृष्टि तो होती ही है, लेकिन 4थी और 8वीं भी दृष्टि होती है मंगल की, 4th एंड 8th। ठीक है, तो मंगल की कितनी दृष्टि हो गई? वरुण जी बताइए, 3। मंगल की कितनी दृष्टि हो गई और कौन कौन सी हो 3। गई? हाँ, 3 हो गई, और कौन कौन सी हो गई? 7वीं 4, हाँ 8वीं 8वीं। हाँ, मान लीजिए मंगल मेष राशि में बैठा है, तो किस किस भाव पे कहाँ कहाँ उसकी दृष्टि आएगी, बताइए वरुण जी। इसका नहीं है मेरे को आइडिया। अच्छा, चलिए रूपाली जी आप बताइए, मेष में बैठा है तो कहाँ कहाँ दृष्टि आएगी उसकी? मैम 7वें भाव में, 8वें भाव में, और हाँ, और अभी एक मैं भूल रही हूँ, 4th फोर्थ। भाव। हाँ, तो आप बताओ किस किस पे आएगी, कौन कौन सी राशि होगी? प्रवीण तिवारी जी आप बताइए, इतना स्लो पढ़ा रही हूँ, खूब अच्छे से याद हो जाए आप लोग को। प्रवीण तिवारी जी आप बताइए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। दुर्गेश जी आप बताओ। अनीता जी आप बताइए। मैडम कर्क में आएगी, चौथी इसमें, हाँ, फिर तुला में जाएगा, तुला में, और फिर वृश्चिक में। वृश्चिक में। हाँ, बस ये हो गया ना, ये 3 दृष्टियां मंगल की होती हैं। ठीक है, बताइए चंद्रशेखर जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपका माइक ऑन। नहीं मैडम, माइक ऑन है, माइक ऑफ कर। उसके बाद बृहस्पति देव जो होते हैं, उनको भी 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त होती हैं। तो बृहस्पति देव की 7वीं तो होती है सबकी, लेकिन बृहस्पति देव की 5वीं और 9वीं, ये दृष्टि बृहस्पति देव की स्पेशल दृष्टि होती है, विशिष्ट दृष्टि कहते हैं जिसको। तो बृहस्पति देव की 5वीं, 7वीं और 9वीं ये दृष्टि हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए चलिए मेष में ही बृहस्पति देव बैठे हैं, तो किस किस राशि पे किस किस भाव में दृष्टि डालेंगे, बताइए किस किस राशि पे दृष्टि आ जाएगी? प्रियंका जी आप बताओ। सिंह में फिर सिंह में तुला कौन में, सी? नहीं, सिंह में कौन सी दृष्टि, ऐसे बोलो। 5वीं। हाँ, 5 सिंह की। में 5वीं दृष्टि हाँ आएगी, फिर हाँ 7वीं दृष्टि आएगी तुला में, फिर हाँ, 9वीं दृष्टि आएगी धनु में। धनु में, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब इसके बाद ये आप लोग को समझ आ गया। इसके बाद शनि देव जो हैं, उनकी भी 2 विशिष्ट या स्पेशल दृष्टि होती हैं। तो उनकी कौन कौन सी होती हैं? 3, 7 तो सभी की होती है, 3, 7 और 10, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ठीक है, ये शनिदेव की भी दृष्टियां होती हैं, ये 3 और 10 ये स्पेशल दृष्टियां उनकी। तो अब आप बताओ, चलिए मेष में ही बैठे हैं, चंद्रशेखर जी आप बताइए, मेष में बैठे हैं शनि, तो पहले तो ये बताइए कि अपने किस राशि में है, वो क्या है? अपनी नीच राशि में, नीच राशि में, वेरी गुड। हाँ, और नीच राशि में है। नीच राशि में यदि 20 डिग्री के अंतर्गत है तो नीच राशि मानी जाएगी उनकी। ठीक है, ठीक है। अब दृष्टि और किस किस पे डालेंगे, हाँ, कौन ये कौन सी? जाएगी, हाँ, मेष, मिथुन, हम्म, तुला, तुला, मकर। मकर। ठीक है, ये हो गई अपनी विशेष दृष्टियां होती हैं। और सूर्य, चंद्रमा, ये तो और ये बुध देव, शुक्र देव, ये मंगल, ये सब ग्रह 7वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है। लेकिन ये 3 को ये आप याद कर लीजिएगा, और एक कुंडली बना के और दृष्टि लगा के मुझे भेजेंगे आप लोग। मैं साथ में होमवर्क दे रही हूँ, फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ। तो माइक ऑफ करिए, माइक किसका ऑन है, डिस्टर्ब होते हैं। तो एक बार और बता रही हूँ, मंगल की 4थी, 7वीं और 8वीं, बृहस्पति देव की 5वीं, 7वीं और 9वीं, 5th, 7th एंड 9th, और शनि देव की 3rd, 7th और 10th।
ठीक है, ये विशेष दृष्टियां होती बृहस्पति हैं। बृहस्पति की कौन सी है? बृहस्पति की अब बोलूं फिर से, 5, हाँ 5वीं, 7वीं और 9th मेष में और बैठे हैं। तो ना ये अभी बताया ना, कौन पूछ रहे हैं क्वेश्चन? वरुण जी। वरुण, हाँ हाँ, तो आप बताइए, मेष में हैं बृहस्पति देव, तो किस किस में कहाँ कहाँ आएगी उनकी दृष्टि? 5वीं 7वीं और 9वीं। हाँ, तो कौन कौन सी राशि आ जाएगी 5वें भाव में? अभी बताया था ना प्रियंका जी ने, सिंह, मैडम सिंह आएगी, हाँ तुला आएगी और धनु आएगी। कौन बोले? रूपाली, सिंह तुला धनु। हाँ, सिंह तुला आगे समझ आ गया। वरुण तिवारी जी, आपको समझ आया है ना? ये स्पेशल दृष्टि होती है। अच्छा, उसके बाद में ये शायद मेरा जो अपन कुंडली बनाते हैं, सब लोग कुंडली बनाएंगे, उसके 12 भाव बनाएंगे, तो ये ऐसे फिर उसमें, या मैं चलिए मैं ग्रुप पे एक कुंडली भेज दूंगी, उसमें आपको सब इन ग्रहों की विशेष दृष्टियां जो हैं वो लगा के, ये होमवर्क है, मुझे भेजनी है, ठीक है? ये अपन ने ये दृष्टियां अब पढ़ ली। फिर उसके बाद होती हैं कुछ विशेष दृष्टियां होती हैं जो बहुत ज्यादा अमृतमय होती हैं, अच्छी होती हैं। मैंने आप लोग को एक स्टोरी, गुरु बृहस्पति देव की स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको क्लास में? नो मैम। नहीं मैडम, हमारी सुनी हुई नहीं है मैम। अच्छा सुनिए, इसमें 2 आपको बातें याद पता चलेंगी, 2 मतलब शिक्षा मिलेंगी। ये हमारे गुरुजी सुनाते हैं कि बृहस्पति देव की बेटी की शादी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं कुंडली किससे दिखाऊं, इसीलिए कहते हैं अपनी कुंडली पे मत देखिए। तो वो बृहस्पति देव जो इतने ज्ञानी थे, देवों के गुरु थे, वो शुक्र देव के पास गए कि मेरी बेटी की कुंडली आप देखो। तो शुक्रदेव ने कहा नहीं, मैं नहीं देखूंगा। तो बोले नहीं, आपको देखनी पड़ेगी। उन्होंने देखी, उन्होंने कहा कि इसकी शादी होगी, और शादी के समय जब इसका हस्बैंड जाएगा इस कमरे में, तो एक सांप आएगा, वो काटेगा और इसकी डेथ हो जाएगी। तो वो बोले कि अच्छा, दुखी मन से आ गए, बोले अब शादी तो करनी है। शादी की बेटी की, और बृहस्पति देव, अब पहले जमाने में जो अपने हिसाब से जो कैमरे थे, वो कैमरे लगा के बाहर कुर्सी डाल के वो बैठ गए कि देखता हूं मैं क्या होता है। तो वो देखते रहे, तो जैसे ही वो एंटर हुआ कमरे में उनका दामाद, तो एक सांप ऊपर से गिरा और उनके पैर को टच किया और चला गया। मतलब उसको कुछ नहीं हुआ, आया सांप आया, जो विधि का विधान था वो तो हुआ, टच किया और चला गया। इससे 2 शिक्षा अपने को मिलती हैं। क्या मिलती हैं बताइए, कौन बताएगा? प्रियंका जी बताइए, क्या शिक्षा मिलती है? कि गुरु की दृष्टि पड़ी इसलिए वो शायद बच गए। हाँ, गुरु की दृष्टि हमेशा अमृतमय होती है। और दूसरी बात, रेखा जी आप बताइए, क्या सीखा इस कहानी से? हमारे ग्वालियर चैप्टर में आने का यही फायदा है कि हम बोलना सिखाते हैं। रेखा जी बताइए, काम करने चले गए क्या? नहीं। बताइए क्या हुआ, क्या सीखा आपने इस स्टोरी से? अपनी कुंडली पे देखिए, बृहस्पति देव जो ज्ञानी थे, सबसे ज्ञानी के, अपनी कुंडली को नहीं देखना चाहिए। 2 बातें अपने इस स्टोरी से अपने को सीखने की मिली, एक तो वो नहीं, और दूसरा बृहस्पति देव की दृष्टि हमेशा अमृतमय होती है। तो एक तो ये हो गया कि जब भी कोई भी शुभ ग्रह जिस राशि पे, जिस भाव पे दृष्टि डालेंगे, वो भाव बहुत बलशाली हो जाएगा। उससे रिलेटेड जो और सब चीजें भी अपन देखेंगे कुंडली में, लेकिन उससे रिलेटेड जो उसके कारकत्व है, भाव के कारकत्व जो मैंने बताए, उन कारकत्वों से जातक को फायदा होगा, और वो मतलब नुकसान नहीं होगा उससे, क्योंकि दृष्टि आ रही है उसकी। दूसरा ये होता है कि जब कोई ग्रह अपने भाव पे दृष्टि डालता है, तो वो बहुत अच्छी, वो भाव बहुत बली हो जाता है। जैसे मान लीजिए गुरुदेव मेष राशि में बैठे हैं, और बताइए अनीता जी, आप बताइए कहाँ दृष्टि डालेंगे? मैडम 7वें भाव पे नहीं, 7वें भाव पे, और तुला राशि पे। और 3 बताई ना बृहस्पति देव की। 3 बताई। चौथा तो कर्क पे डालेंगे।
और चौथी तो मंगल की है, मंगल की है। अच्छा, दृष्टि मंगल की है, तो चौथी दृष्टि कर्क पे आएगी। नहीं, मैं गुरुदेव की दृष्टि पूछ रही हूँ कि मैंने ये बताया कि जब कोई ग्रह अपनी राशि को दृष्टि डालते हैं तो वो जो भाव होता है वो बहुत बली हो जाता है। तो मान लीजिए मेष राशि में गुरु बैठे हैं तो किस किस पे दृष्टि डालेंगे, बताइए कौन बताएगा? धनु राशि में डालेंगे अपनी धनु राशि पे डालेंगे। हाँ, नौवीं धनु दृष्टि। राशि पे नौवीं दृष्टि धनु राशि पे होगी धनु तो धनु धनु राशि वाला भाव मतलब 9th हाउस जातक का बहुत अधिक बली हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोई ग्रह अपनी राशि पे दृष्टि डालता है तो वो भाव बली हो जाता है। उसके बाद जब एक शुभ ग्रह दूसरे शुभ ग्रह पे दृष्टि डालता है वो भी बहुत शुभ दृष्टि होती है। ये कुछ विशेष दृष्टियां होती हैं। और तीसरा, जब एक योग कारक ग्रह दूसरे योग कारक ग्रह पे दृष्टि डालता है तो वो भी भाव फिर बहुत बली हो जाता है। ठीक है, ये अपन ने ये आज दृष्टियां सीखी और इनका कि कैसे भाव बली होता है ये सीखा अपन ने। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये दृष्टि तो आप लोग को याद करनी है, याद करोगे है ना? हेलो, है ना? ये तो आप लोग को याद हेलो। करनी है। फिर नेक्स्ट अपना पॉइंट है, अपन बोलते हैं उसको PAC। P यानी प्लेस, कहाँ प्लेसमेंट कहाँ है ग्रह का, A यानी एस्पेक्ट और C माने कंजक्शन। ऋषि को आवाज आ रही है क्या? हाँ हेलो, हाँ हाँ, बोलो प्रियंका जी, आप क्या बोल रहे हो? PAC ये अपने पूरे फलित में ये PAC बहुत काम आता है। तो इसको अच्छे से आप लोग को समझना है कि P माने प्लेसमेंट यानी स्थिति। हाँ जी हाँ, बोलो प्रियंका जी, आ रही है आपकी आवाज। और हिंदी में बोलते हैं सिद्रयु, स्थिति, दृष्टि और युति। स्थिति से मतलब है ग्रह कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है। फिर आगे अभी शुभ पंचक अशुभ पंचक ये सब पढ़ेंगे। तो अभी आपको देखना है स्थिति और दृष्टि, किस भाव पे दृष्टि डाल रहा है, किस ग्रह पे दृष्टि डाल रहा है, कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है, ये सब अपने को देखना है ना? और युति यानी किस ग्रह के युति, युति क्या होती है, जब एक भाव में दोनों ग्रह आते हैं वो युति कहलाती है। दृष्टि तो दूसरे भाव पे डालेंगे, जैसे गुरुदेव डाल रहे हैं 5वीं 7वीं 9वीं, इसमें तो ये चीज है PAC माने, और सिद्रयु स्थिति, दृष्टि एंड युति, ये 3 चीजें फलित में बहुत अधिक काम आती हैं। ये आप लोग को अच्छे से समझनी है। जैसे अभी मैंने बताया कि मेष में बैठा है गुरुदेव, तो क्या बैठे हैं तो क्या करेंगे, 9वीं दृष्टि अपने भाव पे डालेंगे, 7वीं डालेंगे और 5वीं डालेंगे। अब यदि मान लीजिए धनु राशि में चंद्रमा और गुरुदेव दोनों बैठे हैं तो ये क्या हुई उनकी युति हो गई मैम। युति। हाँ, और गुरुदेव मैंने बताया मेष राशि में बैठे हैं तो वो क्या हुई उनकी राशि, मित्र राशि में बैठे। लग्न। नहीं 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 नहीं, स्थिति, मैं जो अभी पढ़ा रही हूँ क्लास में, प्लेसमेंट हो गई मैडम। स्थिति, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट। हाँ प्लेसमेंट, लग्न होगी वो सब ठीक है आपका, आप लोग गलत नहीं है। लेकिन अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है वो देखना है स्थिति, दृष्टि और युति, ये 3 चीजें हैं। इनको PAC और सिद्रयु, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है और कुंडलियों पे लगाना है कि ये पूरे फलित में बहुत अधिक काम आती है। फलित में कहना चाहिए, फलित का ये बहुत अच्छा टूल है PAC। ठीक है, सबको समझ आ गया PAC का? जी मैडम। वरुण जी बताइए, समझ आया? यस मैम। जी, स्थिति, दृष्टि और युति। हाँ, स्थिति, दृष्टि, युति, PAC। ठीक है, रेखा जी आपको समझ आया कुछ कुछ? यस मैम, थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा आएगा क्योंकि ये हर क्लास पिछली क्लास से लिंक्ड होती है ना? तो अभी आप ये समझ लीजिए, फिर जब वीडियो सुनेंगे तो आपको और सब समझ आता जाएगा।
तो ये अब ये पीएसी का समझ आए कि कैसे युति है, कैसे दृष्टि है और कैसे स्थिति है। ये तीन चीजें अपन को इन्हीं पे अपनी पूरी फलित निर्भर करती है। हाँ बोलिए, कौन पूछना जा रहा है, कुछ बोलिए। कुछ पूछना है चंद्रशेखर जी? नहीं नहीं मैडम, मैम ये क्यों? मैम ये फलित क्या होता है, मतलब थोड़ा सा डिटेल में आप बताएंगे? ये जो अपन कुंडली का विश्लेषण करते हैं, जो जी। अपन फलादेश बताते हैं, है ना? अच्छा। अपन अपने पास कोई आया या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो ये फलादेश जो होता है ना, प्रिडिक्शन है इंग्लिश में, हिंदी में फलादेश है, तो ये ही फलित होता है। ये सब्जेक्ट अपना फलित है। ठीक है, समझ आ गया? ये जो अपन पूरा कुंडली का जो विश्लेषण करते हैं इसको ही फलित कहते हैं। एक रेमेडीज पार्ट होता है, एक प्रिडिक्शन पार्ट होता है, तो ये प्रिडिक्शन ये अपना फलादेश पार्ट है जिसको फलित कहा जाता है। ठीक है, आप लोग की बुक्स आ गई हैं? यस मैम। जी मैडम, बुक्स ले दी हैं। ठीक है, अच्छा चलिए। अब मैम राहु और केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है? राहु केतु का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बहुत राइटर ने, किसी ने, पहली बात तो ये कि राहु और केतु को कुजवत राहु शनिवत के हुआ इसके माना तो दृष्टियां भी वैसी होती है, लेकिन आईकास में कभी मानते हैं नहीं मानते, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है दृष्टि का उच्च राशि का, कौन सी उनकी उच्च राशि है, कौन सी नीच राशि है, क्योंकि हर बुक्स में अलग अलग मिलता है। बहुत विवादास्पद, कहना चाहिए कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज रहते हैं इनके, तो इसीलिए पता नहीं अब दृष्टि माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हम लोग आईकास में इतना नहीं मानते हैं दृष्टि, क्योंकि ये छाया ग्रह है ना। ये क्या होते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं उसके तरह ही अपने परिणाम देने लगते हैं। ठीक है, वैसे कई जगह मानी जाती है 5, 7, 9, वही जो मंगल की और जो शनि की होती है, लेकिन हम अपने आईकास में नहीं मानते। अब गुरु के देखिए, समान दृष्टि मैडम मैंने भी पढ़ा था पुरानी किताबों में। हाँ गुरु के समान होती है राहु की। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इतना एक्सप्लेन नहीं करते हैं। पता नहीं, अब हम लोग तो खुद नहीं लगाते हैं, लगानी चाहिए नहीं। अब आप लोग जब पढ़ेंगे, विशारद करेंगे तो देखिएगा। सातवीं दृष्टि को ही महत्व दिया गया है। हाँ, सातवीं दृष्टि पे महत्व। सातवीं तो सब ग्रहों की होती है, सातवीं तो सब ग्रहों की होती है ना। तो ये सातवीं राहु के ऊपर केतु के ऊपर राहु की आ जाएगी। केतु राहु पे आती है, वो तो रहते ही कंजक्शन वाले ग्रह होंगे तो फिर उसमें भी तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ, राहु और केतु, ये भी ध्यान, आप किसने अभी बोला, अनीता जी आपने बोला, ये भी एक बात। हाँ, राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पे एक्सेस पे ही रहते हैं। ठीक है, ये भी एक कहानी है ना कि वो सिर कट गया था तो सिर है और धड़ है, तो वो हमेशा चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन उनको उनकी मजबूरी है कि उनको साथ ही रहना पड़ता है। ठीक है, तो राहु और केतु हमेशा, जिस राशि में राहु होगा उससे 7वीं राशि में केतु होगा। राहु, अच्छा अभी वक्री तो खैर पढ़ाए नहीं। इसके बाद देखिए, कुंडली के 12 भाव होते हैं, ये तो आप लोग ने पढ़ लिया है ना। 12 भाव में जो अंदर के होते हैं 1, 4, 7, 10, इनको कहते हैं केंद्र भाव। और 1, 5, 9 ये क्या होते हैं, कौन बताएगा? मूल त्रिकोण। हाँ, त्रिकोण, त्रिकोण भाव। ठीक है, तो 1, 4, 7, 10 जो अंदर आते हैं वो हो गए केंद्र भाव। केंद्र भाव का को विष्णु स्थान कहा जाता है और त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। जब केंद्र और त्रिकोण का कैसे भी, जैसे अब आपने आज एक बहुत अच्छा पकड़ा है पीएसी में कैसे भी करके जब कनेक्ट होते हैं केंद्र और त्रिकोण, तो वो लक्ष्मी विष्णु, अभी आप लोग ने बहुत सारे योग पढ़ने, वो बहुत अच्छा योग माना जाता है। तो केंद्र और त्रिकोण, ठीक है, और जो लग्न होती है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि केंद्र हमेशा शुभ, केंद्र के स्वामी शुभ होते हैं, त्रिकोण अच्छा माना जाता है, लेकिन लग्न
केंद्र और त्रिकोण दोनों है, इसीलिए कहते हैं ना लग्नेश हमेशा शुभ फलदायी होता है। लग्नेश कभी भी, लग्नेश क्या है, हम खुद है ना, तो कभी भी लग्नेश किसी का, कोई भी लग्नेश बुरा नहीं चाहते, कहीं भी बैठे कुछ, लग्नेश हमेशा शुभ दृष्टि शुभ फल प्रदाता ही होते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। इसके बाद ये लक्ष्मी विष्णु स्थान समझ आया आप लोग को? यस मैम, केंद्र के भाव विष्णु स्थान होते हैं और त्रिकोण भाव लक्ष्मी स्थान होते हैं। लक्ष्मी स्थान होते हैं। और लग्न क्या है? लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, दोनों भाव में लग्न के। अब इसके बाद में ये, अब देखिए आप लोग ने ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एक एक भाव 30 डिग्री का होता है ना? तो 30 डिग्री का तो बताइए त्रिकोण भाव और ये कौन कौन से कितने डिग्री पे आएंगे? मान लीजिए अगर किसी के बृहस्पति देव वृषभ राशि में है तो 10 डिग्री के, तो आप क्या बोलेंगे? कौन से? और मेष लग्न है, कौन से भाव में आ गए वो? दूसरे मैम द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव। हाँ, कौन, किसने जवाब दिया? प्रियंका। कौन? उत्कर्ष मिश्रा। उत्कर्ष मिश्रा। अच्छा, आज आप पहली बार बोले हैं। तो ऐसे करके 30-30 डिग्री का एक एक भाव होता है। तो केंद्र भाव कौन कौन से हो जाएंगे, किस किस डिग्री पे आएंगे? 0 से 30 में लग्न हो जाएगी, है ना? फिर 30 से 60, ये आप लोग को आगे बहुत काम आएगा और ऑब्जेक्टिव में ये बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये ग्रह इतने डिग्री पे बैठा है तो किस में होगा। 30 से 60 है ना, फिर 60 से 90 और 90 से 120, ये क्या होगा? चतुर्थ भाव। चौथा भाव। चतुर्थ भाव। क्या भाव, कौन सा भाव हो गया? चौथा भाव। नहीं, केंद्र भाव। हाँ, केंद्र भाव। केंद्र भाव। 0 से 30 लग्न और 90 से 120 केंद्र भाव। फिर 120 से 150, ये क्या होगा? पांचवा भाव, त्रिकोण भाव। नहीं तो कौन सा भाव होगा ये बताइए ना? त्रिकोण भाव। पंचम भाव। त्रिकोण भाव। हाँ, त्रिकोण। फिर उसके बाद में दूसरा केंद्र कहाँ आएगा? सप्तम भाव। सातवें घर। हाँ, तो कौन कितने डिग्री पे हुआ? 180 से 210। 180 से 210। फिर उसके बाद में ये नौवां सातवां। अब तीसरा केंद्र भाव कौन सा होगा? रूपाली जी आप बताइए। मैम 270 से 300। 200, वेरी गुड। 270 से 300, ये क्या हो गया? ये डिग्री जरूर याद करनी है, डिग्री बहुत आगे ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बहुत पूछते हैं ये क्वेश्चन। तो 270। और फिर त्रिकोण कौन सा होगा? नौवां भाव। नवम भाव होगा। हाँ, 240 से 270। हाँ, बताइए चंद्रशेखर जी, आप बताइए। क्या बताना है मैडम? त्रिकोण भाव कितने डिग्री पे होगा? मैडम मैं ध्यान नहीं दे पाया। अनीता जी 120 से 150। पहले कौन बोले? रूपाली जी आपने बोला? हाँ, नहीं, मैं 9th त्रिकोण पूछ रही हूँ, त्रिकोण भाव 9th भाव। दो 240 से 270। आपने तो बोल दिया एक बार, है ना? 200। हाँ हाँ बोलो। 270 के करीब होगा मैडम। अनीता जी आप बोल रहे हो? जी जी। हाँ, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ होगा? अभी बताया ना प्रियंका जी ने। हाँ ठीक है, 240 से 270। 270। तो आप लोग को ये डिग्री याद करनी है, राशि याद करनी है, ओके। कौन सी डिग्री है, जैसे ग्रह जो बैठा होगा, अभी मैं आप लोग को, आपको जब रिवीजन करवाऊंगी तो एक जैसे कोई ग्रह की डिग्री बता दूंगी, उसमें बोलूंगी कि आपको ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं। ये कितने कितने कितने, ये इस ग्रह इसमें बैठा है तो इतने डिग्री का है, तो ये केंद्र में है या त्रिकोण में है, बस वो लोग डिग्री दे देते हैं। आईकास में डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंस है। युति भी जब आप लोग देखेंगे तो 7 डिग्री से अगर ज्यादा का अंतर होगा, उतना चाहे कोई अपन योग पढ़ेंगे, योग हो चाहे दोष हो,
उतना अगर योग है तो भी उसका फल कम हो जाएगा, दोष है तो भी उसका फल कम हो जाएगा। ये भी मैडम एक प्रश्न है मेरा। अभी जैसे अपन बाद में करते हैं। अभी अपन 7 डिग्री। जी हाँ चलो बोलिए चलिए। मान लीजिए कोई 3 ग्रह बैठे हैं किसी राशि में, और वो सब 7 डिग्री से ऊपर ही है, अलग अलग है ना, 7 डिग्री के बाहर है, तो उनका अलग अलग फलित होगा कि युति फल होगा उनका? युति तो एक भाव में बैठे हैं, युति तो है, लेकिन अगर जैसे आप देखिए चंद्रमा और केतु बैठे हैं आपके, ठीक है, मान लीजिए उनका डिग्री वाइज 60 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है, तो वो आप पे इतना इफेक्ट नहीं डालेंगे। अगर जैसे मंगल और राहु अंगारक दोष होता है, जैसे कई दोष होते हैं अपनी कुंडली में, है ना, तो अगर वो 60 डिग्री के अंदर है तो उन अंगारक दोष का इफेक्ट आपकी लाइफ पे ज्यादा आएगा, और अगर 60 डिग्री से कम मतलब दूर है वो, तो आप पे इफेक्ट आता है, लेकिन इतना नहीं आता। हमेशा युति देखने के लिए डिग्री जरूर देखते हैं। ये अभी आप जब आगे भी अस्त वगैरह भी पढ़ेंगे ना, तो डिग्री से आएंगी, तो डिग्री अपना जो आइकास का है, डिग्री पे बहुत, जो पहले जैसे एस्ट्रोलॉजर होते वो ठीक है, अपन लोग डिग्री पे बहुत महत्व देते हैं, बहुत ध्यान देते हैं डिग्री पे। डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है फलित में, ठीक है। इसके बाद जब कोई किसी लग्न में कोई ग्रह, जैसे मैंने अभी बताया कि केंद्र विष्णु स्थान है और त्रिकोण लक्ष्मी स्थान है, तो जब कोई ग्रह किसी लग्न में केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होगा तो वो योग कारक बन जाएगा। ये कुछ ही लग्न में आता है। किस किस में आएगा? जैसे वृषभ लग्न में शनि कहाँ का होगा? केंद्र और त्रिकोण का, नवम भाव का और केंद्र भाव का, नवम भाव और नवम दशम का। हाँ, तो नवम क्या हो गया? भाग्य स्थान, त्रिकोण, त्रिकोण। अभी जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं उसका आंसर, नवम स्थान क्या हुआ? त्रिकोण, और दशम क्या हुआ? केंद्र। तो अपने वृषभ राशि में शनि योग कारक ग्रह होता है। ये कुछ लग्नों पे आते हैं। उसके बाद तुला में क्या? तुला में भी शनि योग कारक होता है। इसीलिए कहते हैं जब शनि की 7.5 आती है, मकर और कुंभ पे भी इफेक्ट डाल देती है, लेकिन वृषभ और तुला वालों को इतना परेशान नहीं करती है शनि की 7.5। हाँ जी। यदि वृषभ लग्न में शनि योग कारक है, लेकिन अष्टम भाव में बैठा है, तब भी वो अष्टम या द्वादश भाव में, तो भी वो क्या बोलते हैं, अच्छे ही फल देगा। आप बताइए, शनि अष्टम भाव का क्या है? पढ़ा है ना मैंने। अष्टम भाव में कौन सा ग्रह होता है? जी, कौन सा ग्रह अष्टम भाव का कारक है? मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, आप आपने क्वेश्चन पूछा है, आप भी रिवीजन करेंगे। हाँ, शनि है ना? हाँ, कारक है। तो क्या करता है शनि? शनि आयु वृद्धि करेगा, लेकिन शनि क्या करता है? दीर्घायु तो देंगे शनि, लेकिन संघर्ष बढ़ा देगा। संघर्ष बढ़ा देगा। संघर्ष नहीं, आयु से बताइए ना। आयु तो देंगे, दीर्घायु हो गया। घिसट के वो जिएगा, घिस के मरेगा। शनि देव की आदत है, वो हर काम को डिले करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगे? आयु तो बहुत लंबी देंगे, लेकिन साथ में उसको डिले भी करेंगे, इसीलिए दीर्घायु हो गए, है ना। तो शनि वृषभ राशि में, फिर तुला में कौन कौन से भाव के स्वामी होंगे? अनीता जी बताइए। तुला में मकर और कुंभ राशि कहाँ आएगी? मैं बताऊं? हाँ, बताइए कौन बोल रहे हैं? मैं उत्कर्ष बोल रहा हूँ, चौथे और 5वें भाव का। कौन बोले? उत्कर्ष मिश्रा, चौथे और 5वें भाव का। चौथे और 5वें। तो तुला लग्न के लिए भी शनि योग कारक है, क्योंकि चौथा, अब आप साथ में ये भी बोल दीजिए ना चौथा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चौथा केंद्र भाव और 5वां त्रिकोण भाव। ऐसे। फिर कर्क लग्न के लिए मंगल योग कारक हैं, तो कर्क और सिंह के लिए मंगल होते हैं। तो बताइए कौन कौन से भाव के स्वामी होंगे मंगल? 5वें के और 10वें के। तो 5वां क्या हो गया? त्रिकोण भाव, और 10वां हो गया केंद्र भाव। ये योग कारक हो गए।
फिर उसके बाद सिंह में भी होंगे, चौथे के और 9वें के मंगल, ठीक है। उसके बाद जी। मकर लग्न में, मकर शनि के लिए, शनि की लग्न के लिए शुक्र योग कारक है, शुक्र की लग्न के लिए शनि योग कारक है। तो मकर लग्न में बताइए शुक्र कौन कौन से भाव के स्वामी होंगे? मैम त्रिकोण और केंद्र के होंगे। हाँ, नहीं, कौन कौन से? त्रिकोण कौन सा, केंद्र कौन सा? हाँ। त्रिकोण 3 होते हैं ना, केंद्र भी मैम पंचम के, हाँ, पंचम के और दशम के। दशम के, हाँ, मतलब पंचम त्रिकोण, दशम। मैं आप लोग से ये क्यों पूछ रही हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए कुछ लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल कोरा कागज है। तो अपन जब ऐसे पूछेंगे, तो इसीलिए मैं कहती हूँ मैं जिसका नाम लो वही बोलो, क्योंकि मेरे को भी सबसे बुलवाना है, सब बोलना सीखें, सब लोगों का रिवीजन हो, अपने को पूरी क्लास को साथ लेके चलना है। अच्छा, फिर कुंभ लग्न में, फिर वरुण जी आप बताइए कुंभ लग्न में। वरुण जी आप बताइए। हाँ, लग्न में आप जब देखो वरुण जी, जब आप क्लास अटेंड करते हो ना, एक कुंडली बना लिया करो और काल जी। पुरुष कुंडली बना के बैठ जाया करो, ठीक है, जी। तो आपको ध्यान रहेगा। दुर्गेश जी आप बताइए कुंभ लग्न में। कुंभ लग्न में 4th और 9th, होगा। चौथा क्या हो गया? केंद्रीय स्थान, और 9वां हो गया त्रिकोण स्थान। तो ये 6 लग्न होती हैं जिनमें योग कारक, इन्हीं 6 लग्न में त्रिकोण और केंद्र के स्वामी योग कारक ग्रह होते हैं। उसके बाद में मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनमें क्या होता है? मिथुन लग्न में क्या कौन कौन से भाव के हो जाएंगे? ये केंद्र के ही होते हैं बस, केंद्र के। और अब आगे आप लोग पढ़ेंगे इसको। इसमें मिथुन लग्न में बताइए बृहस्पति देव कौन कौन से भाव के स्वामी होंगे? 7वें और 10वें। कन्या लग्न में बृहस्पति देव किस किस भाव के? 4थे और 7वें, ठीक है। धनु लग्न में, धनु लग्न में बुध देव किस किस भाव के स्वामी होंगे? 7वें और 10वें। और मीन लग्न में 4थे और 7वें। जब ये मैडम गुरु को केंद्राधिपति दोष भी लगता है क्या? वही आ रही हूँ मैं, वही आ रही हूँ वही आ रही हूँ। जब ये केंद्र, 2 केंद्र के स्वामी हो जाते हैं, ये कन्या, मिथुन, कन्या, मतलब बुध और गुरु की लग्न में 2 केंद्र के स्वामी हो जाते हैं। इसमें त्रिकोण के नहीं आते। ये 6 जो लग्न बताई, इसमें त्रिकोण और केंद्र दोनों में आते हैं, इनमें सिर्फ केंद्र में आते हैं। तो क्या होता है, जब कोई ग्रह इन्हीं का, जैसे मिथुन और कन्या में बृहस्पति देव 2 केंद्र के स्वामी हैं और वो केंद्र में ही बैठ जाते हैं, क्या होता है? उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। ये एक आगे जो अपन आएंगे, आज मैं बता रही हूँ, केंद्राधिपति दोष होता है ये। उसमें क्या होता है, अपनी दशा में जितने अच्छे परिणाम देने चाहिए वो नहीं देते। तो बुध देव और बृहस्पति देव को बहुत ज्यादा लगता है केंद्राधिपति दोष, क्योंकि वो 2 केंद्र के स्वामी हो जाते हैं। शुभ ग्रह को लगता है चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा अगर होगा भी तो एक ही भाव का स्वामी होगा ना। ये दोनों, ये जो 4 लग्न होती हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनमें 2 भाव के 2 केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको केंद्राधिपति दोष लगता है। अब बताइए, अब मैंने आप लोग को 4, मैडम अगर ये बाहर हो केंद्र के तो नहीं लगता केंद्राधिपति। तो केंद्राधिपति दोष, केंद्र के स्वामी, केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठ जाए। अच्छा। और कभी भी फलित करते समय ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई ग्रह यहाँ हो गया तो बिल्कुल, कोई ग्रह, अस्त ग्रह भी अपने फल देता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये अगर ये ग्रह अस्त हो गया या ऐसे हो गया मृत, तो ऐसा नहीं है। जब आप लोग देखिए, एक तरफ तो मृत अवस्था और अपन ने जो कारक पढ़े वो आत्मा कारक भी हो जाता है ना, जैमिनी जो पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये
कोई भी भाव को बुरा मत समझिए, कोई भी, क्योंकि मैंने जैसे 6-8-12 6-8-12 करते, 6 हाउस काय का है, 8वां क्या है, अगर मृत्यु का है तो आयु का भी तो है ना जी। है ना। अब मैंने पिछली बार आपको चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियां बताई थी, और गुरुजी ने भी कल रिवाइज करवा दिया है दोबारा से। तो चर राशि में, स्थिर में और द्विस्वभाव में, सब पूरी 12 राशियों में एक भाव बाधक भाव कहलाता है, जिसका स्वामी बाधकेश कहलाता है। आप मार्केश और बाधकेश, ये 2 चीजें होती हैं। तो चर राशियां कौन कौन सी होती हैं, रूपाली जी बताइए। आप लोग का तो रीजन भी हो गया इसका। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चर राशियां कहलाती हाँ, तो ये चर राशियां। चर राशियों में 11वां भाव जो होता है वो क्या कहलाता है, बाधक भाव, और उसका स्वामी बाधिकेश कहलाता है। तो अब आप लोग बताइए, मेष राशि में बाधक कौन सा होगा, मेष राशि में बाधकेश कौन होगा, कौन सा ग्रह होगा? कुंभ। कुंभ। किसने बोला? शनि। शनि। प्रियंका। शनि। हाँ, कुंभ राशि और शनि, बाधिकेश स्वामी होता है हमेशा। तो कुंभ आई राशि, और आप बोलेंगे कि शनि। प्रियंका जी आंसर बहुत अच्छा देती हैं, लेकिन हमेशा आधा देती हैं। बाधिकेश का मतलब क्या हुआ? हाँ, ये बस अभी आप समझो बाधिकेश, फिर अपन ये लाइफ में ये बाधक जैसे पहुंचाने वाला। हाँ, हर्डल्स आते हैं ना लाइफ में अपने, जी। है ना, वो है बाधकेश। तो 11th हाउस का स्वामी बाधकेश, 11th हाउस में बैठा ग्रह नहीं, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस करिएगा, बाधकेश होता है। कर्क राशि में, कर्क राशि में कौन सी राशि होगी जो कौन सा ग्रह होगा? वरुण जी आप बताइए। सब लोग बोला करो, क्लास में बोलोगे तो बहुत मुझे पढ़ाने में मजा आता है, और आप लोग को पढ़ने में, फिर चाहे क्लास लंबी भी हो जाए तो अच्छा। शुक्र। हाँ, वृषभ राशि शुक्र। शुक्र। हाँ, वरुण जी मैंने आपसे पूछा था। चलिए, तुला में, तुला राशि में बताइए, प्रवीण तिवारी जी आप बताइए, तुला राशि में, तुला राशि में जब तुला लग्न होगी तो 11वें भाव में कौन सी राशि आएगी? इसे एकदम पीछे ऐसे ले जाओ ना, तुला से पीछे कौन सी होगी? कन्या, है ना, कन्या से पीछे सिंह, ऐसे उल्टी गिनती गिन लोगे तो आसान हो जाएगा 11वें तक पहुंचना। मैं ऐसे ही सिखाती हूँ। सूर्य, वेरी गुड। कौन बोले? वरुण जी? चंद्र। चंद्र जी। हाँ, मकर में, अब यही 3 राशि 4 राशि होती है ना, 4 राशि। मकर में, मकर में मंगल। हाँ, मकर में, हाँ, मकर से ऐसे पीछे जाओ, मकर से पीछे कौन सी होगी? धनु। धनु से पीछे वृश्चिक, तो अपन 11वें भाव पे पहुंच गए। ऐसे आगे घूमेंगे तो अपन को पूरे 11 भाव गिने। तो मकर से धनु और वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल। ठीक है। अब स्थिर राशि, स्थिर राशि कौन कौन सी होती है? कौन बताएंगे? प्रवीण जी आप बताइए स्थिर राशियां। शायद है नहीं क्या क्लास में? दुर्गेश जी आप बताइए स्थिर राशियां। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। ठीक, वेरी गुड। अब वृषभ राशि का बताइए, बाधकेश कौन होगा? बाधक राशि 11वें भाव में कौन सी? नहीं, इसका, हाँ सॉरी, ये मैं स्थिर लग्न में 9वें भाव में, 9वें भाव का स्वामी बाधकेश होता है। पहले मैं बताती हूँ, चर लग्न में 11वें भाव का, स्थिर लग्न में 9वें भाव का, और द्वितीय स्वभाव में 7वें भाव का स्वामी बाधकेश कहलाता है। अब अपन स्थिर लग्न बोल रहे हैं, तो वृषभ में मकर राशि आएगी। हाँ, तो शनि हो जाएंगे। सिंह में 9वें भाव में कौन सी राशि आएगी? मंगल। 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 मेष राशि आएगी, और उसका स्वामी मंगल। वृश्चिक में चंद्रमा। चंद्रमा। कौन बोला? चंद्रमा। दुर्गेश आपने बोला ना? हाँ, वेरी गुड। ऐसे ही बोला करो क्लास में। क्यों नहीं बोलते हो आप?
मैम वो मैंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी तो थोड़ा कंफ्यूजन था। तो वीडियो क्यों नहीं देखा आपने? वीडियो तो डला ना, है ना? हाँ मैम, और वो आप शादी में फंक्शन में थे तो नहीं देख पाए। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन एक कोशिश करें, क्लास जरूर अटेंड करें। क्लास जी। अटेंड करने से हम लोग पूरा तो कोर्स समझाते, कोई टॉपिक ऐसा नहीं रहता जो क्लास में ना पढ़ाया जाता हो। तो एक क्लास अटेंड करते रहेंगे ना, एक नियम बना लीजिए क्लास अटेंड। अगर बाई चांस बहुत मजबूरी है कि छूट गई है क्लास, तो अपने को उसकी वीडियो मिल जाती है, तो वो वीडियो जरूर, आप लोग को तो इतना फायदा है कि वीडियो मिल जाती है, तो जी। वीडियो नेक्स्ट क्लास आने के पहले वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि हर नई क्लास पिछली क्लास से लिंक्ड होती है ना, जी। तो इसीलिए आपको वो फायदा रहेगा। चलिए, कुंभ में कौन होते हैं? शुक्र। अब अपन द्विज स्वभाव में आए हैं। द्विज स्वभाव में कौन कौन सी राशियां हैं? मिथुन, कन्या, धनु, वो मीन और धनु। तो इसमें मिथुन में कौन से होंगे? अभी मैंने बताया द्विज स्वभाव में कौन से भाव के स्वामी बादकेश होते हैं? 7वें भाव के, है ना? धनु। तो मिथुन के धनु, हाँ, कन्या धनु यानी बृहस्पति देव, कन्या के, कन्या से गुरु। 7वें मंगल। 3 नहीं कौन सर, चंद्रमा। मंगल कौन बोले? चंद्रमा। कौन बोल रहे हैं? गुरु गुरु। नहीं, एक मिनट, कौन बोल रहे हैं? चंद्रमा? मैम मैं समझा देती हूँ, आप बोलो, मैं समझाती हूँ आपको, फिर नहीं समझ आया तो समझ लो, ठीक है? द्विज स्वभाव में, अच्छा, धनु में मिथुन, तो कौन होंगे? मिथुन, बुध राशि। बुध। बुध। हाँ, और मीन में कन्या, बुध। बुध देव, है ना? तो ये अपन कन्या, को बुध। ये हाँ, ये बादकेश है। मार्केश क्या होते हैं? 8वें भाव के 8वें से 7वां तीसरा भाव होता है, तो 8वां और तीसरा ये मारक भाव कहलाते हैं। लेकिन इनसे हमेशा 12वां भाव जो होता है ना, जिस भी भाव का 12वां, वो 12वां भाव क्या बताया मैंने? व्ययेश होता है ना, तो ये 12वां भाव व्ययेश होता है, तो मतलब नेगेशन होता है हर भाव का 12th हाउस। तो इसीलिए 7th 8वें का 12वां 7वां और तीसरे का दूसरा 12वां, तो ये दूसरा हर कुंडली में दूसरा और 7वां भाव, ये इनके स्वामी क्या होते हैं? मार्केश। ठीक है, तो आज बादकेश और मार्केश, ये अपन ने दो चीजें पढ़ी कि बादकेश तो हर कुंडली में अलग अलग होते हैं, और मार्केश दूसरा भाव और 7वां भाव, ये मारक भाव कहलाते हैं, और इनके स्वामी मार्केश। ठीक है? हाँ, अब एक मिनट, अब बताइए आप लोग। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, अब देखिए, मैं एक बार बता दूं, यहाँ तक आप लोग को सबको समझ आ गया? जी आज मैडम फिर से कौन क्या? मैडम मैं ये कह रहा था, एक मिनट, एक करके। हाँ, अनीता जी क्या बोल रहे हैं आप? मार्केश का बता दीजिए फिर से। हाँ, 8वां भाव मृत्यु भाव है ना जी, और उससे 7वां भाव जी, 8वें से 8वां भाव तीसरा भाव, ये दो भाव मारक, मतलब ये दोनों भाव, क्योंकि उससे 8वें से 8वां है, तो जब 8वां भाव, कोई भी भाव, 8वां नहीं, कोई भी भाव का 12वां भाव जो होता है ना, वो उस भाव का व्ययेश होता है। तो मतलब क्या है, अगर आयु भाव कहलाता है तो उसका व्ययेश होगा 12वां भाव, तो 7वां भाव, और तीसरे का 12वां कौन सा हो जाएगा? दूसरा। तो 8वां भाव मृत्यु भाव, 8वें से 8वां तीसरा, तो 7वां और दूसरा भाव, मतलब दोनों का व्यय भाव लेते हैं अपन, ये दोनों भाव क्या कहलाते हैं? मारक भाव। ठीक है अनीता जी, समझ आया? 8वें का 7वां 12वां और तीसरे का 12वां सेकंड हाउस, तो ये दोनों 12th हाउस होते हैं इनके, तो ये मारक भाव कहलाते हैं, इनके स्वामी मार्केश कहलाते हैं। ठीक है? मैम हाँ, एक क्वेश्चन था। अब नहीं, एक मिनट, अब अपन आज ये करते हैं, फिर आप लोग बताइए, जो पूछना है आपको बोलिए आप। हाँ हाँ मैम, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मार्केश मीन्स होता है कि कष्ट तुल्य, हाँ मतलब कष्ट देना। हाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट। हाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, तो
मैम बाधकेश का मतलब कि बाधक पहुंचाना होता है या कुछ और होता है? हाँ, बाधकेश। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ, आप लोग अभी नई नए सीख रहे, जो मैंने स्टोरी सुनाई वो याद रखिएगा, अपनी कुंडली पे नहीं लगाइएगा, अभी आप लोग नया नया सीख रहे हैं, क्योंकि लगा लेते हैं टेंशन हो जाती है अपन को, ठीक है। बाधक भाव जो होता है उससे 7वां भाव साधक भाव होता है, ठीक है। तो जब बाधक बाधा पहुंचाते हैं तो साधक उनको साध लेता है। अगर बाधक बाधा पहुंचा रहे हैं तो साधक भाव की उस राशि में जो स्वामी है उसकी अपन पूजा करवाते हैं। चंद्रशेखर जी देखिए रेमेडी आ रही है। जी जी मैडम, आज तो आपने बिल्कुल कृतार्थ कर दिया। तो बाधक भाव उसका 7वां साधक, बाधक और साधक, बाधकेश और साधकेश, यानी कि चर राशि में 11वां भाव बाधक हुआ, तो कौन सा भाव साधक भाव होगा? पंचम। पंचम। तो अगर अपन को 11th हाउस का लॉर्ड प्रॉब्लम दे रहा है, उसकी दशा है, कुछ है, तो अपने को क्या करना है? पंचम भाव के स्वामी की आराधना करनी है, ठीक है, उसके मंत्रों का जाप करना है, ये उस ग्रह को अपन ने पूजना है। चर राशि है तो ये हो गया। स्थिर राशि है तो कौन सा भाव हो गया? चंद्रशेखर जी आप नहीं बोलेंगे, अब कोई और बोलेगा। नहीं मैडम, बोलना नहीं है मैडम, मेरे को एक प्रश्न करना है, बहुत छोटा सा है ना। नहीं, प्रश्न भी करूंगी, 1 मिनट। बाधकेश अपनी दशा अंतरदशा में ही बाधा पहुंचाते हैं या हमेशा पहुंचाते हैं? नहीं, अपनी दशांतर। वरुण जी बताइए, स्थिर राशि में कौन सा भाव है बाधकेश? बाधक भाव कौन सा बताया? 9th हाउस है ना? 9, यस। हाँ, तो साधक कौन सा हो जाएगा? उससे 7वां, उससे 7वां। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा? तृतीय भाव। हाँ, उत्कर्ष जी बताइए कौन सा हो जाएगा? तृतीय भाव। तृतीय भाव। हाँ, तीसरा भाव मैम। हाँ, वरुण जी समझ आया आपको? हाँ, मतलब थोड़ा सा टुकड़ों में है, अभी उसको मेरे को और पढ़ के और क्लियर करना पड़ेगा। और अगर द्विस्वभाव राशि है तो 7वां है बाधक, तो फिर लग्न अपना जो है वो हो जाएगा साधक। जो अपना लग्नेश है वो जो लग्न है वो साधक भाव हो जाएगा। तो बाधक को, अगर बाधक की बाधाएं दूर करनी है तो अपने को साधक को साधना पड़ेगा, ठीक है। हो गया बाधक साधक। ये जो आज पढ़ाया, कौन कौन सी दृष्टि शुभ होती हैं, कौन विशेष दृष्टियां होती हैं, ये सब मैंने आज पढ़ाया। अब आप बताइए, आप लोग को इस आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं तो फिर अपन क्लास का एंड करेंगे। बताइए, किसी को कुछ पूछना है? मैम ये बाधक ग्रह मैडम कब? हाँ चंद्रशेखर जी, एक एक करके। हाँ बताइए, बाधक ग्रह कब नुकसान पहुंचाते हैं, कब अपनी मतलब पूरा फल देते हैं वो, मतलब जिसे बोलते हैं ना अपन बाधाएं उत्पन्न करना। आप एक बात बताओ, आप बाधक को क्यों देख रहे हो? आप साधक को देख लो ना। अगर नुकसान पहुंचाएंगे भी तो अपन साधक को कर लेंगे ना, साध लेंगे। का कोई टाइम पीरियड होता है कि जैसे दशा अंतर दशा में ही वो बाधाएं पहुंचाते हैं? हर ग्रह अपना फल दशा अंतर दशा में ही देता है। दशा बहुत बड़ी होती है। अगर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर इतनी लंबी, अगर मान लीजिए 19 साल की शनि की दशा है तो शनि पूरा 19 साल इंसान परेशान ही रहेगा। इसीलिए दशा से ज्यादा अंतर दशा ज्यादा इफेक्ट डालती है अपने से। गोचर मैडम बहुत साल से, अगले साल पढ़ोगे आप गोचर? नहीं पढ़ाऊंगी दशा। हाँ, और वरुण जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ मैम, ये रिवीजन करने के लिए नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? नहीं, नोट्स नहीं, आपको वीडियो मिल रही है ना, तो आप वीडियो देखिए ना। तो जो और कल गुरुजी ने क्लास ली उसमें भी रिवीजन करवाया है ना? हाँ, और मैम इम्प्लीमेंट करते हैं क्या? एक मिनट। हाँ दुर्गेश जी आप पूछिए, क्या कह रहे हो? मैम मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये है ना, जैसे सप्तम भाव में है, नवम भाव में है, तो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, क्या समझ नहीं आया इसमें? आप बताओ मुझे, मैं क्या समझाऊं इसमें। मैम उसमें जैसे 7वें भाव में बैठी है तो देखिए, अब मेष राशि है। कौन सी राशि हो गई? मेष राशि कौन सी राशि हो गई? फर्स्ट ही है। नहीं, चर राशि। मैंने क्या बताया? कौन सा भाव बाधक भाव होगा? 11वां भाव, एकादश भाव है ना। तो
मेष राशि से आप गिनोगे तो उसमें कौन सी राशि आएगी 11वें भाव में? दुर्गेश जी आप बताइए कौन सी राशि आएगी? मैम इसी में तो प्रॉब्लम आ रही है मुझे। आपको राशियां आपने पूरी याद कर ली? नहीं मुझे याद। तो मेष से 11वीं राशि आप गिनो कौन सी आएगी? कुंभ। कुंभ आएगी। ये तो मुझे याद है। हाँ हाँ 11वें भाव में जो राशि आएगी ना, हाँ उसका स्वामी जो होगा वो बादकेश होगा 11वें। जी। और जैसे मैम मकर से 11वां हुआ फिर? हाँ मकर राशि अगर लग्न में होगी जब, तो मकर हाँ। से तो कौन सा होगा आप बताओ? मकर से मकर 11वां। से। मकर से पीछे जो अभी मैंने बताया ना, मकर से पीछे कौन सी होगी? धनु। हाँ और उसके बाद वृश्चिक। तो 11वें हाँ। भाव में कौन सी राशि आएगी? 11वें भाव में वृश्चिक। वृश्चिक। तो क्या हो गया? कौन सा ग्रह हो गया बाधक? वृश्चिक का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल। है ना, तो हाँ। मंगल। ठीक है, ऐसे आप लगाना। देखो यहाँ पे समझो, कुंडलियों पे लगाओ, फिर आप बहुत अच्छा समझ आएगा। मैंने आपको जी। बोला, आपको दुर्गेश जी एक भी बार होमवर्क और कुछ रेखा जी आपको समझ आया? मैम सबके स्पीकर खुले हुए हैं, बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। अच्छा, सब लोग स्पीकर अपने ऑफ करिए। रेखा जी आपको समझ आ गया? अनीता जी स्पीकर ऑफ कर लीजिए। मैडम मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। एक्चुअली रेखा जी, अनीता जी, हाँ क्या मैडम 6, 8, 12 के भाव रह गए मैडम। 6, 8, 12 के नहीं, तो मैं 6, 8 अभी मैंने भाव ये उपचय और त्रिषडा ये थोड़ी बताए। तो का वो रह गया मैडम। क्या रह गया? 6, 8, 12 का। तो अभी आपको मैंने खाली बाधक और मारक भाव बताए हैं। ठीक है ठीक है जी, ना? अभी तो अपन ये उपचय त्रिषडा ये तो पढ़ेंगे ना आगे सारे। जी हाँ जी। अभी तो योग पढ़ने, बहुत सारे योग है आप लोग के सिलेबस में, ये सब हो जाएगा फिर योग पढ़ाएंगे। हाँ रेखा जी आपको कुछ पूछना है? मैम थोड़ा बहुत ही समझ में आया है, आज वनडे ही है ना तो हाँ धीरे हाँ धीरे। वो तो होता ही है, पर आप वीडियो आपको मैं भेजूंगी, वीडियो जरूर सुन लीजिएगा नेक्स्ट सैटरडे से पहले, ठीक है? हाँ जी। हाँ चलो, अब चंद्रशेखर जी, प्रियंका जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः करेंगे सब लोग मिलके। सब लोग बोलो जिससे सब जगह शांति रहे सब। हाँ सर्वे पश्यन्तु होमवर्क जरूर करके भेजना सब लोग मुझे। बाद हर लग्न का बाधक और बाधक भाव, मारक भाव ये सब लिख के, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, होमवर्क आप लोग जरूर करके भेजिए, ठीक है? तुम एक बार होमवर्क रिपीट कर दीजिएगा। हाँ मैडम आप बता रहे थे होमवर्क एक बार देखो, जो हर लग्न के लिए बाधक भाव पहले तो आप लोग अच्छे से करें, ये आप लोग के नोट्स भी हैं। पहले ये लिखना, मेष राशि, इसका बाधक भाव कौन सा, ये चर राशि है, इसका बाधक भाव कौन सा है, एकादश भाव, और कौन सा ग्रह होगा, कौन सी राशि आएगी और कौन सा ग्रह होगा बाद, ठीक है? फिर ऐसे वृषभ का, मिथुन का, ऐसे पूरा 12 राशियों का करना है। और पहले मैंने क्या बताया था प्रियंका जी, इससे स्टार्टिंग में मैंने क्या होमवर्क दिया था? युतियों कुंडली बनाकर दृष्टि बतानी है उनकी। हाँ एक कुंडली मैं ग्रुप में डालूंगी, उस कुंडली का आपको ये बताना है कि कौन कौन से भाव पे किसकी युति, वो पीएसी जो बताया, पीएसी क्या क्या हो रही है।